हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 क्लास 12 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और इस चैप्टर में जो है हम टच करेंगे टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जो चैप्टर 8 था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो है हमें पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, तो इन सभी टॉपिक को जो है हम इस रेफरेंस बुक से जो है समझने का कोशिश करेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, तो अगर हम इस बुक से जो है अगर इस पॉइंट वाइज दिया हुआ है और इसका आंसर जो है अगर आप लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में, तो इसमें जो है फुल मार्क्स जो है वो मिलता है। मैंने भी अपने एग्ज़ाम में जो है इसी बुक का हेल्प लेके जो है बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रीडिंग जो है उसको बढ़ा सकते हैं और जो है उसका जो उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो डील करता है किन किन चीज़ों से? तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो डील करता है ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक लाइक बफेलोज, काउस, कैटल, सीप, कैमल्स एक्सेट्रा। मतलब ये सारे जो जानवर्स होते हैं जो कि ये सारे जो जानवर्स होते हैं जैसे कि बफेलो, काऊ, कैटल, सीप एक्सेट्रा जो है, कैमल वगैरह, ये सब जो है मतलब गाय, बैल, ये सब जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, इससे जो है वो बेनिफिट ले सके और जो है इसके थ्रू जो है ह्यूमंस जो है वो अपना काम जो है वो इजीली कर सके। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री जो है उसका मतलब है कि वो जो है डिफरेंट एनिमल्स जो है, काऊ मतलब गाय, बैल, सेब, कैमल्स वगैरह के यूज़ करके वो क्या कर सकता है, अपना काम जो है उसको आसान बना सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग एक्सेट्रा ऑफ फिश, म्यूकोलस, मोलस्कस एंड क्रोस्टेकियंस। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग और क्या कर सकते हैं कि हम लोग रियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर मछली जो है मछली पालन कर सकते हैं, कैचिंग मछली पकड़ के जो उसको बेच सकते हैं, फिर उस मतलब इसी तरीके का जो काम है वो हम लोग करके बहुत सारा बेनिफिट जो है वो कमा सकते हैं और प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, एंड ब्रीडिंग ऑफ फॉल्स फॉर ह्यूमन यूज़, और जो है फॉल्स का जो है ब्रीडिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया एंड चाइना कवर मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन बट कंट्रीब्यूट ओनली 25% टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस। क्या बोलता है कि इंडिया और चाइना जो है वो लगभग जो है वो 70% जो है वर्ल्ड का लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब उसके पास है, लेकिन उसमें से जो है वो सिर्फ 25% जो है वर्ल्ड फार्म जो है वो प्रोड्यूस करता है। मतलब वो फार्मिंग में जो है वो लगभग 25% जो है वो ये क्या करता है, इसका यूज़ करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मतलब क्या है? डेयरी का मतलब क्या होता है? डेयरी का मतलब होता है मिल्क। ठीक है, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा मैनेजमेंट जिसमें क्या होता है कि इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या बोलता है कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मतलब है कि ऐसा मैनेजमेंट जिसके थ्रू क्या किया जा सके, एनिमल्स जो है, एनिमल्स के मिल्क को जो है और उन मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको उनको जो है ह्यूमन कंज्यूम कर सके। ठीक है, तो इट डील्स विद प्रोसेस एंड सिस्टम टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये क्या करता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा क्या होता है कि प्रोसेस होता है कुछ जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल्क का जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मिल्क यील्ड प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड। तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो किस में डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ ब्रीड, कौन से ब्रीड का एनिमल है उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा क्वालिटी का होगा एनिमल तो उससे जो है वो मतलब गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है हमें मिलेगा, और अगर वो जो है पुअर क्वालिटी का होगा तो फिर हमें जो है मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो पुअर क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है हमें मिलेगा। ठीक है, द प्रोसेस कैरिड आउट फॉर मैनेजिंग डेयरी फार्म आर, मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डेयरी फार्म को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा ऐसा मतलब
प्रोसेस है, देखते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज। क्या बोलता है कि अगर हम लोग अच्छे ब्रीड का अगर सिलेक्शन करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि हमें जो है वो मतलब हाई हाई यील्ड पोटेंशियल, मतलब कि हम लोग को जो है वो अच्छा अच्छा जो है वो प्रोडक्शन जो है वो मिलेगा, और उसके साथ साथ में जो है वो क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा, मतलब उसको बीमारी भी जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि अगर हम लोग जो है अगर हाइजीन अगर मेंटेन करके रखते हैं तो उसके वजह से क्या होगा कि उसका मिल्क का क्वालिटी जो है वो अच्छा रहेगा, उसका मतलब स्टोरेज अगर हम लोग अच्छे से हाइजेनिक तरह से जो है अगर उसको हम लोग मिल्क को स्टोर करके रखते हैं तो उससे जो है वो जो है मिल्क जो है वो अच्छे से जो है वो रहेगा। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, और जो मिल्क का जो भी दूध का जो सामान जो बन रहा है उसका जो ट्रांसपोर्ट अगर हाइजेनिक तरीके से हो रहा है तब तो वो तो और बेस्ट है, क्वालिटी उसका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि रेगुलर इंस्पेक्शन अलॉन्ग विद द कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड। क्या बोलता है कि जो भी ब्रीडिंग एनिमल्स हमारे पास है उसका जो है रेगुलर इंस्पेक्शन होता रहे, और उसको जो है हम लोग क्या कर सकें, बहुत अच्छे से जो है उसको हम लोग रख सकें, और उसका जो है रिकॉर्ड जो है मतलब जो भी उसको उस जानवर जो भी जिसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए, उसका जो है हम लोग रिकॉर्ड अच्छे से रखें, ताकि वो क्या कर रहा है, मतलब उसको अगर कोई बीमारी तो नहीं है, वो जानवर जो है हेल्दी है कि नहीं। अगर ये सब का जो है अगर हम लोग रिकॉर्ड अच्छे से रखें तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, और हमें जो है बेस्ट क्वालिटी मिल्क जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, एंड रेगुलर विजिट बाय ए वेटेनरी डॉक्टर। अगर हम लोग वेटेनरी डॉक्टर का मतलब है जानवरों का डॉक्टर। ठीक है, तो अगर वेटेनरी डॉक्टर जो है वो टाइम टू टाइम अगर विजिट करते हैं रेगुलरली, और वो जो है इसके वजह से क्या होता है कि जो जानवर जो है उनका चेकअप अगर टाइम टू टाइम होता है तो उसके वजह से अगर उसको कोई भी बीमारी है तो वो जो है ह्यूमंस में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, और उसके जो है क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेटेनरी डॉक्टर का रेगुलर विजिट। ठीक है, तो ये हो गया डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब हम लोग देखेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का मतलब है कि ऐसा बर्ड जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो, द डोमेस्टिकेटेड फॉल्स और बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड और फॉर अदर एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री। मतलब कि क्या है कि ऐसा बर्ड जिसको हम लोग जो है वो फूड की तरह जो है यूज़ करते हैं, या फिर उससे जो हम लोग अंडा निकाल के जो है उसके अंडे को जो है एज अ फूड हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री। ठीक है, तो ओके, तो इट इंक्लूड्स, वो जो है क्या क्या इंक्लूड करेगा, हम लोग को जो है अंडा किस किस बर्ड से मिलता है, तो जैसे कि चिकन, डक, टर्की एंड जीज, ये सारे बर्ड्स जो है इनका जो है फार्मिंग होता है, जिससे जो क्या होता है कि हमें जो है बेस्ट क्वालिटी चिकन जो है वो मिलते हैं, उसके साथ साथ में जो है एग्स भी जो है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट आर, जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिसका जो है यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो क्या क्या है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री सुटेबल ब्रीड, ऐसा ब्रीड का हमें सिलेक्शन करना है जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल हो, किसके लिए, फार्मिंग के लिए, और वो जो है क्या हो, डिजीज़ फ्री हो, मतलब उसे कोई बीमारी ना हो, तो उसे जो है हम लोग क्या करेंगे, अच्छा जो है, जो भी अच्छा बेस्ट क्वालिटी डिजीज़ फ्री जो भी ब्रीड होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है कि प्रॉपर एंड सेफ कंडीशन ऑफ फार्म। क्या बोलता है कि फार्म का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर होना चाहिए, साफ़ सफाई बना हुआ रहना चाहिए, और उसके और जो है अच्छे से उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर फूड एंड वाटर, जो भी एनिमल्स जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम में, उसका जो है प्रॉपर उसको जो है प्रॉपर फूड और वाटर जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कि हाइजीन और हेल्थ केयर जो है वो बर्ड का जो है वो उसका जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि उनको जो है कोई बीमारी ना हो, और वो जो है ज़्यादा गंदगी में ना रहें, जिसकी वजह से जो है उनको कोई डिजीज़ जो है वो कॉज ना हो। ठीक है, ओके, अब जो है हमारा तो ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे क्या,
डेयरी फार्म मैनेजमेंट और पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है हम देखेंगे क्या, बी कीपिंग, या फिर बी कीपिंग को क्या बोला जाता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज टर्म्ड एज बी कीपिंग और एपीकल्चर। क्या बोलता है कि मतलब क्या होता है ना इसमें कि मनी हनी बी जो होता है उसका जो हाइव्स होता है, हाइव्स का मतलब जो होता है छत्ता, ठीक है। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसका जो है उसका मेंटेनेंस जो है अच्छे से करने किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि हनी का जो प्रोडक्शन है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हमें जो है बेस्ट क्वालिटी हनी जो है वो मिले, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर, ठीक है। Beekeeping is a practice in any area where there is availability of sufficient bee pasture of some wild shrubs, fruit, orchards and cultivated crops। क्या बोलता है, बी कीपिंग का जो है प्रैक्टिस जो है हम लोग मधुमक्खी पालन जो है हम लोग ऐसे जगह में कर सकते हैं जहाँ पे क्या होता है कि ऐसे एरिया में कर सकते हैं जहाँ पे जो है हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो है हमें क्या मिले, श्रब्स, फ्रूट ऑर्चार्ड्स और कल्टीवेटेड क्रॉप्स जो है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे जो है ज़्यादा फूल पौधा और ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेटेड क्रॉप्स हो, जिसके वजह से क्या हो कि वो क्या कर सके, बी जो है वो जो क्या कर सके, हनी जो है वो उसका प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। Among several species of honey bees, one of the most common that can be reared is एपिस इंडिका। क्या बोलता है कि बहुत सारे स्पीसीज होते हैं हनी बीज के, ठीक है, लेकिन उसमें से एक मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, उसको क्या बोला जाता है, एपिस इंडिका, ठीक है। जो बेस्ट क्वालिटी और मोस्ट कॉमन जो हनी बी का जो स्पीसीज होता है उसको क्या बोला जाता है, एपिस इंडिका, ठीक है। अ सक्सेसफुल बीज कीपिंग रिक्वायर, एक सक्सेसफुल हम लोग जो है वो मतलब कैसे जो है हम लोग मधुमक्खी पालन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन जो है वो हम लोग कर सकते हैं कैसे, अगर हम लोग को जो है अगर नॉलेज हो, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज, अगर हमें जो है अगर नेचर का अच्छे तरीके से नॉलेज हो और जो बीज जो मधुमक्खी होती है उसके उसके जो उसका जो व्यवहार है उसके बारे में अगर हमें अच्छी तरीके से जानकारी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से जो है मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम क्या कर सकते हैं, हनी का प्रोडक्शन जो है वो करा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो है एक ऐसा लोकेशन का जो है सिलेक्शन करना है जिसके वजह से क्या कर सकते हैं कि मधुमक्खी का पालन जो है वहाँ पे कर सकते हैं और उसको वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम्स, ग्रुप ऑफ बीज, स्वाम्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ बीज, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं उसको, मतलब कैच कर मतलब कैचिंग का मतलब है कि उसको जो है मधुमक्खी को जो है उसको रख सकते हैं, ग्रुप ऑफ मधुमक्खी जो होता है ग्रुप उसका, उसको जो हम लोग रख सकते हैं कोई ऐसे जगह में जहाँ पे जो है वो उसके लिए सुटेबल हो, वहाँ पे अच्छा क्वालिटी का क्रॉप्स जो है वो कल्टिवेटेड हो, बहुत सारे फूल पौधे वगैरह हो, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, उसके लिए हेल्पफुल हो सके कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हनी का प्रोडक्शन जो है वो कर सके, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, ठीक है। हमें जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से जो है वो मधुमक्खी जो है उसको जो है उसका मैनेजमेंट कर सके छत्ता का, जिसके वजह से क्या हो सके, हमें डिफरेंट सीजन्स में भी जो है अच्छा प्रोडक्शन जो है हनी का मिल सके, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन, ठीक है। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि किस तरीके से जो है हमें ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या कर सकें, इजीली जो है उसका जो हनी बीज का जो हाइव्स होता है उसको हम लोग हैंडल कर सके। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, इसका मतलब है कि किस तरीके से जो है हम हनी का जो है हनी हाइव्स जो होता है उसको जो है मैनेज कर सके, और जो हनी बीज होते हैं उनको हैंडल कर सके, और जो हनी है उसका कलेक्शन कर सके, ठीक है। अब जो है हम लोग ये तो समझ गए, अब देखते हैं कि इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या क्या है हनी बीज का, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बीज, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बीज, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है ना कि मधुमक्खी जो होता है वो एज अ पॉलिनेटर वर्क करता है, और इसमें जो है बहुत सारे क्रॉप स्पीसीज जो होते हैं जो मधुमक्खी को एज अ पॉलिनेटर जिसमें वर्क करता है, जैसे कि सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पियोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि अगर हम जो है क्रॉप जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम लोग हनी बी का प्रोडक्शन करते हैं तो इसके वजह से जो है दो काम होता है, एक तो हमें जो है बेस्ट क्वालिटी क्रॉप मिलता है और
दूसरा जो है हमें अच्छा क्वालिटी का हनी जो है वो मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब जो है हम लोग देखते हैं इसका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस। कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम लोग जो है हनी बी का जो है यूज़ जो है हम जानते हैं कि इसका जो है यूज़ जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या किस में किया जाता है, एज अ फूड सोर्स किया जाता है, ठीक है। इसका जो है बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। साथ साथ में जो है इसे जो है मतलब मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारी मेडिसिन्स में हनी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें इसका जो बीज वैक्स होता है उसको जो है क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ताकि क्या कर सके वो बहुत सारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है वो बना सके, प्रोड्यूस कर सके, और बहुत सारे पॉलिसीज जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये जो हो गया मेरा एपीकल्चर के बारे में हो गया, और उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखेंगे फिशरीज़। फिशरीज़ का मतलब क्या है? फिशरीज़ का मतलब है मछली पालन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसा इंडस्ट्रीज़ जो क्या कर सके, अच्छे बेस्ट क्वालिटी मछली जो है, फिश जो है उसका पालन कर सके, ठीक है, उसका कल्चर कर सके, और उसके बाद जो है उसको क्या कर सके, वो बेच के जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो कमा सके, ठीक है। फिश के साथ साथ में जो है अदर एक्वेटिक एनिमल्स का भी जो है कल्चर होता है, उसको भी जो है फिशरीज बोला जाता है, ठीक है। कुछ कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं जैसे कि कतला, रोहू, कॉमन कार्प, जिसे हमें जो है खाने में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो है फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं, कतला, रोहू एंड कॉमन कार्प, ठीक है। उसी तरीके से कुछ एडिबल मैरीन फिशेस होते हैं जैसे कि हिल्सा, सार्डिन्स, मैकेरल एंड पॉम्फ्रेट्स, ठीक है। ये जो है मैरीन एडिबल फिशेस होती हैं, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, अ लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फिश एंड फिश प्रोडक्ट फॉर फूड। क्या बोलता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करता है किसमें, फिश में, और फिश से बना हुआ प्रोडक्ट को एज अ फूड सोर्स कंज्यूम करने के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोलता है कि इसके वजह से क्या होता है कि ये जो है एक अच्छा सोर्स है इनकम का, ठीक है। ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। कोस्टल स्टेट्स में जो समुद्र के किनारे या फिर जो कोस्टल एरियाज़ होती हैं जहाँ पे जो है लोग बसे हुए होते हैं, उनका जो रोजगार जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो फिश कल्चर के थ्रू जो है वो उन्हें मिलता है, ठीक है। फिश लीवर ऑयल जो है उसे मेडिसिन में एज अ मेडिसिन जो है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मेडिकल इंपॉर्टेंस, इसको जो है मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों में। तो ये हो गया मेरा फिशरीज़ के बारे में। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या है, ठीक। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब है ऐसा ब्रीड, ठीक है। अ ब्रीड रिफर्स टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड आर सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलता है कि ऐसा ब्रीड जिसमें क्या बोलता है कि ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। उनका जो है कैरेक्टर सिमिलर होता है, वो जो है दिखने में सेम होते हैं, उसका जो फीचर्स, साइज और कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट आर्टिफिशियली बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड मोइट। क्या बोलता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर मोइट के द्वारा जो भी है उन्हें जो है आर्टिफिशियली भी जो है उन्हें बनाया जा सकता है, उसे क्या बोला जाता है, एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, MOET मोट, ठीक। अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग क्या होता है, तो इन ब्रीडिंग रिफर्स टू द मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। क्या बोलता है, इन ब्रीडिंग का मतलब है कि उसमें क्या होता है ना कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं दो, उनके बीच में जो है मेटिंग कराया जाता है सेम ब्रीड में 4 से 6 जनरेशन तक, ठीक है। 4 to 6 जनरेशन तक जो है उनका मेटिंग कराया जाता है सेम ब्रीड में, ताकि वो क्या कर सके, बेस्ट क्वालिटी जो है एनिमल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ब्रीडिंग जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, इन ब्रीडिंग का मतलब है कि बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि सेम ब्रीड का एनिमल्स के साथ में जो है वो क्या हो रहा है, मैटिंग हो रहा है, उसको हम लोग 4 से 6 जनरेशन तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग, ठीक है। लेकिन आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या है, आउट ब्रीडिंग का मतलब है कि ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स के साथ में मैटिंग कराया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, आउट ब्रीड, ठीक है। आउट ब्रीड जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है। इसको जो है हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर इनब्रीडिंग। इसमें क्या बोलता है कि सबसे पहले जो है सुपीरियर मेल को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और एंड सुपीरियर फीमेल्स, ठीक है, ऑफ द सेम ब्रीड के सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद जो है दीज आर देन मेटेड इन पेयर, उसके बाद जो है इनको जो है मिलाया जाता है, मेटिंग कराया जाता है, ठीक है, पेयरिंग कराया जाता है, मेटिंग, ठीक है। इवेलुएट द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम द मेटिंग टू आइडेंटिफाई सुपीरियर मेल एंड फीमेल्स। उसके बाद जो है जो भी प्रोजेनी का मतलब है कि बेबी, जो भी बेबी आता है उसको जो है फिर से क्या कराया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम द मेटिंग। मेटिंग के बाद जो बेबी आता है उसको फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो जो है सुपीरियर मेल है या फिर सुपीरियर फीमेल है, ठीक है। सुपीरियर मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद क्या होता है कि इन कैटल superior female is the cow or buffalo that produce more milk per lactation and superior male is the bull that gives rise to superior progenies। क्या बोलता है कि इसमें जो है अगर वो सुपीरियर फीमेल होती है तो उसके वजह से जो है वो क्या होगी, सुपीरियर फीमेल का मतलब है गाय है, तो गाय या फिर बफेलो है तो वो क्या करेगी, बेस्ट क्वालिटी मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करेगी पर लैक्टेशन, ठीक है। लेकिन जो सुपीरियर मेल अगर होता है तो वो क्या करेगा, वो जो है वो बेस्ट क्वालिटी जो है सुपीरियर प्रोजेनियस जो है वो प्रोड्यूस करता जाएगा जनरेशन बाय जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन तक, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि सुपीरियर प्रोजेनियस ऑब्टेन्ड आर फर्दर मेटेड, उसके बाद जो सुपीरियर प्रोजेनियस जो आते हैं उनको फिर से जो है वो मेटिंग कराया जाता है बाद में, ठीक है। इसी तरीके से जो है इन ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक। अब क्या क्या इफेक्ट होता है इन ब्रीडिंग प्रोसेस का, तो इन ब्रीडिंग प्रोसेस का जो है क्या इफेक्ट होगा, उसके वजह से क्या होता है, इन ब्रीडिंग जो है वो इंक्रीज होता है और प्योर लाइन जो है वो बनता है, ठीक है। रिसेसिव जीन जो है वो एक्सपोज होता है बाय इन ब्रीडिंग विच आर देन एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। इन जो रिसेसिव जीन होता है उसको जो है एलिमिनेट किया जाता है और उसको जो है हटा दिया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है ना कि सुपीरियर जीन्स जो होते हैं कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय इन ब्रीडिंग बाय एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल जीन्स। सुपीरियर जीन्स जो होते हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और जो अनडिज़ायरेबल जीन्स जो होते हैं उनको जो है क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, इनब्रीडिंग प्रोग्राम से हटा दिया जाता है, ठीक है। फिर बाय द सिलेक्शन एट एवरी स्टेप प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड। क्या बोलता है कि उसके बाद जो है हर एक स्टेप में जो है क्या होता है, सिलेक्शन होता है और उसका प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्लोज इन ब्रीडिंग यूजुअली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर जो है क्लोज इन ब्रीडिंग कराया जाए तो इसके वजह से क्या होगा कि फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसको क्या बोला जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। फर्टिलिटी एंड यील्ड कैन बी रिस्टोर्ड बाय मेटिंग द सिलेक्टेड एनिमल्स विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। क्या बोलता है ना कि फर्टिलिटी और यील्ड जो है वो मतलब रिस्टोर किया जाता है मेटिंग के द्वारा बाय द सेलेक्टेड एनिमल्स विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, ठीक है। ये हो गया इन ब्रीडिंग के बारे में, ठीक है। अब जो है हम लोग आउट ब्रीडिंग देखेंगे कि आउट ब्रीडिंग क्या होता है, ओके। तो आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, तो इट रिफर्स टू द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स आइदर ऑफ द सेम ब्रीड बट नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। क्या बोलता है कि ऐसा ब्रीडिंग प्रोसेस जिसमें क्या होता है ना कि एनिमल्स जो है वो लगभग सेम ब्रीड का ही होता है, ठीक है, लेकिन उनका जो एंसेस्टर जो होता है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ऑफ डिफरेंट ब्रीड, या फिर वो डिफरेंट ब्रीड्स का भी हो सकता है और इवन डिफरेंट स्पीसीज का भी जो एनिमल्स होता है उसको भी क्या कराया जाता है, ब्रीडिंग कराया जाता है। यही हो गया मेरा आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या था, जिनका एंसेस्टर जो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि वो डिफरेंट ब्रीड्स का भी होता है, उसके साथ भी जो है वो क्या होता है, मेटिंग कराया जाता है, ठीक है। और क्या बोलता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट स्पीसीज है। इंटर स्पेसिफिक स्पेसिफिक का मतलब है कि जो अलग अलग स्पीसीज जो है उनके बीच में क्या होता है, ब्रीडिंग जो है वो होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है आउट क्रॉसिंग देखेंगे। आउट क्रॉसिंग क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एनिमल्स जो है उनको सेम ब्रीड के एनिमल्स को जो है मेटिंग कराया जाता है, लेकिन उनका जो एंसेस्टर होते हैं, उनके जो पूर्वज होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है। आइदर साइड ऑफ देयर
पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन, 4 to 6 जनरेशन तक जो है वो मतलब सेम ब्रीड का एनिमल्स के साथ में जो है वो ब्रीडिंग कराया जाता है विथ डिफरेंट एंसेस्टर, ठीक है। द ऑफ स्प्रिंग इज कॉमन एज एन आउट क्रॉस, क्या बोलता है कि जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो जो है उसको क्या बोला जाता है, आउट क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ डन टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ये जो है किया जाता है किसके लिए, मिल्क का प्रोडक्शन कराने के लिए, और जो है ग्रोथ रेट इन एनिमल्स, एनिमल्स के ग्रोथ रेट को जो है बढ़ाने के लिए जो है क्या किया जाता है, आउट क्रॉसिंग कराया जाता है। और ये जो है एक सिंगल आउट क्रॉस ओवरकम्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, सिंगल आउट क्रॉस के द्वारा क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, ठीक है। अब क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, तो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि क्रॉस ब्रीडिंग में जो है क्या होता है ना कि इसमें जो है मेटिंग होता है सुपीरियर मेल्स का, एक ब्रीड के सुपीरियर मेल्स का दूसरे ब्रीड के सुपीरियर फीमेल्स के साथ में जो है क्या होता है, मेटिंग कराया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग में क्या होता है कि इसमें जो है क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है मेल और फीमेल के बीच में ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, 2 डिफरेंट स्पीसीज के मेल और फीमेल्स के बीच में क्या कराया जाता है, क्रॉसिंग कराया जाता है, उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है ना कि जो प्रोजेनी होता है मे और मे नॉट बी ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, इसमें जो प्रोजेनी होता है वो मतलब कि उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया, अ म्यूल वॉज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि क्रॉसिंग कराया गया था मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में, ठीक है, तो उसको जो क्या मिला था, एक म्यूल मिला था, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है ना कि कंट्रोल ब्रीडिंग इन विच सेमेन फ्रॉम द सेलेक्टेड मेल पेरेंट इज इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ सेलेक्टिव फीमेल पेरेंट, इसमें क्या होता है ना कि सेलेक्टिव मतलब कोई एक मेल पेरेंट को सेलेक्ट करके उसका सेमेन निकाला जाता है और उसको फीमेल के जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका एडवांटेज क्या है कि हेल्प्स इन ओवरकमिंग सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मैटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, सेमेन कलेक्टेड कैन बी फ्रोजन बाय फॉर लेटर यूज़, ठीक है। सेमेन जो भी कलेक्ट होता है उसको हम लोग बाद में यूज़ करने के लिए उसको हम लोग रख सकते हैं फ्रीज करके, ठीक है। एंड सेमेन कलेक्टेड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन फ्रोजन फॉर्म, और सेमेन जो भी कलेक्ट किए हैं उसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, फ्रोजन फॉर्म में जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब जो है इस यहाँ तक तो हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, MOET, और ये जो है नीट में भी इसका जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी जो है ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इनफैक्ट 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, इसमें क्या बोलता है ना कि एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, इट इज़ अ प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट इन एनिमल लाइक कैटल, सीप, रैबिट्स, बफेलोज, मार्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है ना कि हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल हैव बीन ब्रेड विथ हाई क्वालिटी लीन मीट विथ लेस लिपिड मीट यील्डिंग बुल्स टू इंक्रीज द हर्ड साइज इन लेजर टाइम, क्या बोलता है कि जो एक ऐसा फीमेल ब्रीड जो बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग हाई मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर रही है उसको हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स के साथ में जो है वो मेटिंग कराया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है हमें जो है बहुत कम समय में एक अच्छा साइज़ का जो है ब्रीड जो है वो मिलता है, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है कि अ काव इज एडमिनिस्ट्रेड हॉर्मोन्स विथ FSH लाइक एक्टिविटी टू इंड्यूस फॉलिक्यूलर मैचुरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन। द काउज प्रोड्यूस, एक काव जो है वो प्रोड्यूस करती है 6 से 8 अंडा इंस्टेड ऑफ 1 एग प्रोड्यूस नॉर्मली, ठीक है। क्या बोलता है कि FSH हार्मोन जो है उसको इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है ना कि एक गाय जो है अगर एक एग प्रोड्यूस कर रही है नॉर्मली तो वो जो है लगभग 6 से 8 एग जो है वो प्रोड्यूस करने लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इट इज़ नाउ आइदर मेटेड विथ एन एलाइट बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ कैरिड आउट, क्या बोलता है कि इसके वजह से क्या होता है कि वो जो है क्या करती है उसको जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो है उसको कराया जाता है या फिर जो है बुल के साथ में जो है कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग, जब फर्टिलाइज्ड एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद क्या होता है ना 8 से 32 8 to 16 8 to 32 सेल स्टेज जो है होते हैं,
ठीक है। दे आर नॉन सर्जिकली रिमूव्ड एंड ट्रांसफर्ड टू सर्वोगेट मदर। क्या बोलता है, उसको नॉन सर्जिकली जो है उसको रिमूव किया जाता है, बिना मतलब सर्जरी किए उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से, और उसको क्या किया जाता है, सर्वोगेट मदर मतलब दूसरे गाय में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। द जेनेटिक मदर कैन नाउ बी अगेन सुपर ओव्यूलेटेड, और जेनेटिक मदर जो भी होगी वो क्या होगी, फिर से सुपर ओव्यूलेटेड होती है। ठीक है। ये हो गया मेरा MOET मोइट के बारे में। ठीक है, उसमें कैसे जो है ये होता है। ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, और भी जो है कुछ टॉपिक्स जो इस चैप्टर में है उनको देखेंगे। लास्ट तक जो ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कहाँ तक, मेरिस्टेम कल्चर तक, और NCERT एक्सरसाइज जो है क्वेश्चंस उसको भी समझने का कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। Thank you, and share the video and comment below. If you have any doubt, then comment on the comment section. Thank you.